हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लवेंजो में, जहाँ मैं आपके साथ कहने को हम सफ़र का स्पर्श करने वाली हूँ। एंड एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे वायरल सर्दी ज़ुकाम हो रखा है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब ही आ रही होगी, तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन केजिंग चिंतित हो रहा होता है, ये सोचकर कि वो जिशु को कन्विंस कैसे करेगा उसके साथ रहने के लिए। एंड एपिसोड की शुरुआत में हमें फैडल को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेडरूम में सो रहा होता है। एक्चुअली जब वो वैन के घर से आया था ना, तो उसके बाद से वो सो ही रहा था। वो जब वहाँ से आया तो सो गया था, उसके बाद वो रात में उठा था बस थोड़ी देर के लिए, अपना फ़ोन चेक किया उसने कि किसी का कॉल तो नहीं आया, फुशी का या फिर ज़ैड यूसर का कोई कॉल तो नहीं आया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो वापस से ही सो गया था। अभी फैडल की नींद खुलती है, वो अपनी आँखों को मसलते हुए ही उठ के बैठ जाता है। फिर वो अपने फ़ोन को देखता है और फ़ोन को फिर जो नोटिफिकेशन आई थी उन सबको चेक करने लग जाता है, और फिर वापस से फ़ोन को रख देता है और नहाने के लिए अपने कपड़े निकालने लग जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। अभी वो तुरंत से ही जो कबर्ड था उसकी तरफ से हट के अपने फ़ोन के पास आता है, और जो स्क्रीन पर नाम लिखा था उसे देखकर स्माइल करता है। स्क्रीन पर युआन का नाम लिख के आ रहा था। दरअसल युआन जिन कज़न्स के बारे में सोचकर खुश हो रहा था पिछले दिन कि थाईलैंड जाकर वो अपने कज़न से मिल पाएगा, उनमें से एक कज़न फैडल ही है। अभी फैडल उसका फ़ोन जो था वो पिक कर लेता है और कहता है हेलो। अभी युआन अपनी जेंटल वॉइस में ही कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। अभी फैडल कहता है मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह मुझे याद किया, हॉस्पिटल में आज कोई पेशेंट नहीं है। अभी युआन कहता है नहीं, पेशेंट तो है, बट आज मुझे थोड़ा लेट जाना है हॉस्पिटल। अभी फैडल वापस से बैठ जाता है और कहता है ओह, सो घर पे हो? अभी युआन कहता है हाँ, एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी फैडल कहता है क्या? अभी युआन कहता है मैं थाईलैंड आ रहा हूँ। अभी फैडल कहता है व्हाट? अभी युआन कहता है हाँ, मैं थाईलैंड आ रहा हूँ। और फिर वो उसे सारी बात बताया था कि ऐसा-ऐसा सीन है। अभी फैडल कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक रियली इट्स अमेजिंग। अभी योहान कहता है हाँ, अमेजिंग तो है, पर जैसा मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था तुम उतने खुश नहीं हो। व्हाट्स द मैटर? अभी फैडल कुछ सेकंड तक तो शांत हो जाता है। एक्चुअली कल और परसों जो कुछ भी हुआ था उसका असर तो फैडल पे था ही। वो उतना खुश नहीं था जितना वो रहा करता था। उसके अंदर भी सैडनेस अभी थी, जो कल और परसों हुआ था उसको लेकर, तो वो भी इतना खुश नहीं हुआ था जितना उसे होना चाहिए था। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी बात को लेकर दुखी हैं और हमें कोई गुड न्यूज़ दी जाए तो हम उस पे कुछ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते, और सेम सिचुएशन अभी फैडल के साथ हो रही थी। अभी फैडल की खामोशी सुनकर योहान कहता है फैडल, सब ठीक है ना? अभी फैडल कहता है हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ और सब ठीक है। अभी योहान कहता है नहीं, सब ठीक तो नहीं है, कोई तो बात है। अभी फैडल एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है मैं जब कॉलेज में था तो मेरे 2 क्लासमेट थे, एंड मैं उन्हें इतने अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। हमारी कॉलेज में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी, और एक बार हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था, उसके रिगार्डिंग ही हमारी बात हुई थी। हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे, एंड उसके बाद हमारा ऐसा कोई ख़ास कॉन्टैक्ट रहा नहीं। परसों उनमें से एक की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। वो और उसके फादर दोनों ही अब नहीं रहे। अभी जो युवान था ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अभी फैडल फिर कहता है जो उसके साथ जो मेरा दूसरा क्लासमेट था वो उसका बॉयफ्रेंड था। अभी युवान कहता है फिर तो उस पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। अभी फैडल कहता है युवान, यू कांट इमेजिन, मैं जिस तरह से उसे देख कर आया हूँ ना, जिस तरह की उसकी हालत थी, जिस तरह से वो रो रहा था युवान, वो सब कुछ इतना ज़्यादा पेनफुल था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मेरे जिस क्लासमेट की डेथ हुई है उसका नाम है यीबाई। उसका एक छोटा भाई भी है जो बस 19 साल का है, शिशु, और उसकी भी हालत ऐसी ही कुछ है। आई एम रियली वरीड अबाउट देम। मैंने
वैन के पापा और उसके बड़े भाई को अपना मोबाइल नंबर दे दिया है कि अगर उन्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊँगा। अभी इवान कहता है, वैन कौन, ये भाई का बॉयफ्रेंड? फैडल कहता है, हाँ। इवान कहता है, सच में तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। लाइक अपने प्रेमी को ऐसे खुद से दूर होते देखना कितना ज़्यादा दुखित होता है। और वो लड़का, अभी फैडल कहता है उसके हाथ को काटते हुए, इवान उसकी माँ भी नहीं है और भाई और पापा ही थे। अभी इवान कहता है कि तो और भी ज़्यादा बुरा है, बेचारा इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गया। अभी फैडल कहता है, एनीवेज इन सब चीज़ों को साइड करो और ये बताओ तुम यहाँ कब तक आ रहे हो? अभी जो इवान था वो कहता है, शायद 2 वीक्स में आ जाऊँगा। अभी फैडल कहता है, तो ये बात तुम दीदी को बताओगे या फिर मैं बताऊँ? अभी इवान कहता है, नहीं, उन्हें नहीं बताएंगे, वो वैसे भी यूएस पे ऑलमोस्ट 2 महीने बाद ही आएंगी, तो जब वो आ जाएंगी तभी उन्हें सरप्राइज़ देंगे। कैसा आइडिया है? अभी फैडल कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है। अभी इवान कहता है, थैंक यू। अभी वो दोनों ऐसी बातें करने लग जाते हैं और अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वैन केसी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने कमरे में होता है और बेड के पास खड़ा हुआ होता है और जो जीशु होता है वो स्टिल सो रहा होता है। अभी वैन कहता है, जीशु उठो। अभी जीशु नहीं सुनता उसकी बात को, मतलब वो गहरी नींद में था तो वो नहीं सुन रहा होता है। अभी वैन कहता है, जीशु उठ जाओ। जीशु स्टिल नहीं उठता है एंड वैन केसिंग उसे छू कर तो उठा सकता नहीं था, तो वो कुछ सोचता है। फिर उसके कमरे में जो बुक शेल्फ लगी थी ना, वो उसके पास आता है, वहाँ से एक जो नॉवल होती है ना, नॉवल की बुक निकालता है और वो ज़्यादा भारी नहीं थी, पतली थी। नॉवल तो पतली ही होती है, तो वो पतली बुक थी, मतलब इतनी पतली भी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी। वो उसे जो बैठता उसके पास लेकर आता है हाथ में पकड़े हुए और उस बुक को जो अपना जीशु था उसके फेस पे मार देता है फेंक के। अभी जो जीशु था उसकी आँख एकदम से खुल जाती है, वो एकदम से हड़बड़ा के उठ के बैठ जाता है और फिर वो उस बुक की तरफ देखता है जो कि अभी 2 पार्ट्स में ऐसे बढ़कर बेड पे पड़ी हुई होती है। और फिर वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ वैन? अभी वैन कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें ग्रेवयार्ड जाना है। अभी जीशु कहता है, हाँ 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 मुझे जाना है, आप मुझे लेके चलेंगे ना? आपने कहा था मुझे लेके चलेंगे। अभी वैन कहता है, हाँ मैं तुम्हें लेके चलूँगा, इसलिए तो तुम्हें उठाने आया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं, ठीक है? और ये कहकर वो बेड के उस साइड एक ड्रेस पड़ी हुई थी जो उसने जीशु के लिए मंगवाई थी। लाइक उसके कपड़े तो यहाँ नहीं थे ना, तो उसने जीशु के लिए ड्रेस मंगवाई थी। वो उठाता है और जीशु के सामने रखता है और कहता है, वेयर इट। अभी जो जीशु होता है वो फिर वैन की तरफ देखता है और नोट करता है और फिर वैन वहाँ से चला जाता है। अभी जीशु उस ड्रेस को पकड़ता है और नहाने चला जाता है। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वैन केसिंग और जीशु दोनों ही जो ग्रेवयार्ड था वहाँ पर आ जाते हैं और वैन केसिंग जो था वो कार से उतरता है और जीशु भी कार से उतरता है। अभी फिर वो दोनों उस गेट के पास आते हैं। वैन केसिंग जीशु फिर अंदर आते हैं और वैन केसिंग वहाँ पर जो जगह थी उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लग जाता है। लाइक वो चेक कर रहा था कि यहाँ पर कितने लोग हैं, लाइक भीड़ ज़्यादा है या कम। तो वो देखता है कि लाइक ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं थे। अभी वैन केसिंग फिर जीशु की तरफ देखता है जो कि उसके लेफ़्ट साइड में था और उसके राइट साइड में पूरे में ही फूल लगे हुए थे। लाइक फूल का एक ऐसा मतलब गुलदस्ते की तरह लगा हुआ था, लाइक ऐसे लगाया गया था कि वो पूरे फूल अंदर तक ही जा रहे थे। तो फिर वो जीशु का हाथ होल्ड करता है क्योंकि उसने ऑब्वियसली अपने हाथों में ग्लव्स पहने थे, तो जीशु को कुछ होने भी नहीं वाला था। तो जीशु का हाथ होल्ड करता है और उसे अपने इस साइड ले आता है। फूलों के कारण उस साइड कोई आ नहीं पा रहा था, लाइक वहाँ इतनी जगह थी नहीं ना, एक साइड फूल थे और बीच में जीशु और इस साइड वैन। तो जिनको भी जाना हो रहा था वो साइड से ही निकल रहे थे, जिन्हें आना हो रहा था वो भी साइड से निकल रहे थे। अभी वो दोनों ऐसे आ रहे होते हैं। अभी फिर वो लोग किरमाइजन और बाई की जो ग्रेव थी वहाँ पर आ जाते हैं। अभी वो लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं और कुछ देर तक तो उन दोनों की ग्रेव को देखे ही जा रहे होते हैं और वैन केसिंग तो खासकर बाई की ग्रेव को देखे ही जा रहा होता है। अभी वो लोग फिर उनके क्लोज आते हैं और फर्स्ट वो दोनों ही किरमाइजन की जो ग्रेव थी वहाँ पर जाते हैं और बैठ जाते हैं और फिर
वहाँ पर फूल रखते हैं, फिर जो कैंडल थी उन्हें जलाते हैं और फिर प्रार्थना करने लग जाते हैं उनके लिए। अभी तीशु और वैन फिर जो उनकी प्रेयर्स थी उन्हें कर लेते हैं और तीशु बस किरण हसन की जो ग्रेव थी उसे देखता ही रहता है। अभी उसे पुराने उन सभी के सारे अच्छे मोमेंट्स जो थे, भाई, किरण हसन, तीशु, इन सब के जो अच्छे मोमेंट थे वो याद आ रहे होते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। बट वो ऐसे फूट के नहीं रो रहा होता, बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं। अभी वैन तीशु की तरफ देखता है और फिर वो आसपास की जो जगह थी वहाँ पर देखने लग जाता है कि लाइक कोई तीशु की तरफ आ तो नहीं रहा है। लाइक बाई चांस भी अगर किसी की स्किन तीशु की स्किन से कांटेक्ट में आ गई तो तीशु प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, उसे बहुत पेन होगा। सो वैन केसिंग काफ़ी केयरफुल था इस चीज़ को लेकर। लेकिन अभी वहाँ पर वो लोग इतनी देर से बैठे हुए थे तो सभी लोग चले ही गए थे, ज़्यादा लोग थे नहीं, एक ही 2 आदमी थे अभी वहाँ पे। अभी फिर जो तीशु होता है, फिर वो और वैन दोनों ही जो बाई की ग्रेव थी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर वो फूल रखते हैं और जो कैंडल्स थी उसे जलाते हैं और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वो दोनों ही जो बाई की ग्रेव थी उसे देख रहे होते हैं और किरण हसन की बात अलग थी। लाइक वैन केसिंग उनसे कुछ खास क्लोज नहीं था और जीशु भी जितना बाई से क्लोज था उतना उनसे क्लोज नहीं था। भाई ने उसे बचपन से संभाला है, भाई ने उसके लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए थे, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए थे अपनी लाइफ को लेकर। और किरण हसन को काम करना होता था तो वो उस पर इतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन भाई हमेशा उसके साथ था बचपन से लेकर अभी तक। तो उससे उसका प्रेम अलग लेवल का था, उतना अच्छा बॉन्ड उसके फादर से नहीं था। तो अभी उसे बहुत दुख हो रहा होता है और वैन केसिंग उसका तो भाई प्रेम था तो उसका दुखी क्यों ना विलास भी था। अभी वो दोनों ही दुखी होकर ही भाई की ग्रेव के पास बैठे हुए होते हैं। अभी वैन मन में ही कहता है, भाई आई नो कि तुम हमें देख सकते हो, सुन सकते हो, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ जीशु की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। हाँ शायद तुम्हारे जितना नहीं रख पाऊँ पर मैं फिर भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करना, जहाँ भी रहना खुश रहना, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं सब संभाल लूँगा। और हाँ, मैं और बात कहना चाहता हूँ तुमसे, मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहने, तब तक मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा तुम्हारे पास। अभी काफ़ी देर तक वैन और तीशु वहीं पर बैठे हुए होते हैं। अभी उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं और वैन केसिंग तीशु को जो घर था उसका वहाँ पर लेकर जाने लगता है। अभी जो तीशु होता है वो जो विंडो होती है ना उसी की तरफ देख रहा होता है। उसने अपना हाथ जहाँ पर जो गाड़ी का लॉक होता है वहाँ के ऊपर रखा हुआ होता है और वो विंडो की तरफ ही देख रहा होता है। अभी वो नोटिस करता है कि वो वापस से वैन के घर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि वो वैन के घर का जो एरिया था ना उसे पहचानता था, वहाँ पर जो बोर्ड्स लगे थे वो उसे जानता था। तो अभी उसने एक बोर्ड ही देखा था जिससे वो समझ गया था कि वो वापस से वैन के घर की तरफ जा रहे हैं। अभी वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, हम आपके घर जा रहे हैं। अभी वैन तीशु की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। अभी जो तीशु होता है वो सामने की तरफ देखता है, फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है, आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, फिर आप अपने घर चले जाइएगा। अभी वैन केसिंग जब ये यीशु की बात सुनता है तो उसका हार्ट तो एक जो हार्टबीट होती है उसे स्किप कर देता है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यीशु को कैसे समझाए। अभी वो कहता है, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ? अभी यीशु कहता है, जी आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, फिर अपने घर चले जाइएगा। अभी वैन कुछ नहीं बोल रहा होता है और गाड़ी को स्टिल चलाया जा रहा होता है। अभी यीशु कहता है, वैन आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए और फिर अपने घर चले जाइएगा। अभी फिर मैंने डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, यीशु क्या तुम हमारे साथ नहीं रह सकते? अभी यीशु कहता है, बिल्कुल नहीं। अभी वैन कहता है, क्यों? यीशु कहता है, क्योंकि मैं नहीं रहना चाहता हूँ। अभी वैन कहता है, बट प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते हो? अभी यीशु कहता है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड वैन, वो सब नहीं चाहता दोबारा से, अब और किसी पे बर्डन नहीं बनना है, मुझे नहीं रहना है इस तरह से। अभी वैन कहता है, बर्डन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड यीशु?
अभी ऋषि कहता है जो भी समझिए आप, पर मैं आपके घर नहीं जा रहा हूँ। अभी वैन कहता है शिशु प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम भी जानते हो ये चीज़। अभी ऋषि कहता है जब भैया और पापा मुझे छोड़ के जा सकते हैं, माँ मुझे छोड़ के जा सकते हैं, तो आप भी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए वैन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। अभी जो वैन होता है वो कहता है शिशु ये सब बहुत आसान है तुम्हारे लिए कहना, पर एक बार खुद को मेरी जगह पे रख के देखो, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आई कांट लीव यू लाइक दिस, आई वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू। अभी जो शिशु होता है वो इस मोमेंट तक पूरा रुआसा हो गया होता है। अभी दुखी तो वो पहले से ही था, और दूसरी बात वो बहन को इतनी बार मना कर करके भी थक रहा था। बहन मान ही नहीं रहा था उसकी बात को, और वो इतना रूडली जिस तरह से वो बात कर रहा था वैसे उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और वो उसे बार बार मना भी नहीं करना चाहता था, पर बात ही ऐसी थी जो वैन चाह रहा था वो शिशु नहीं कर सकता था। तो वैन की उसका ख्याल रखने वाली बात पर वो एकदम से चिल्ला कर बोलता है अरे यही तो मैं नहीं चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि आप मेरा ख्याल रखना चाहते हैं, आप जानते हैं इसका मतलब, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। मेरे भाई की पूरी उम्र निकल गई मेरे लिए सोचते सोचते, उसने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी लाइफ में एक ही डिसीजन अपनी मर्जी से लिया था, आपको चाहने का, और उसने आपको भी खो दिया। उसने हमेशा मेरे बारे में सोचा, उसका पूरा जीवन निकल गया मेरे लिए सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, कुछ नहीं मिला उसे मेरी वजह से। और अब मैं ये नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए, इसलिए मैं आपकी जिद नहीं मान सकता हूँ, मैं आपके साथ आपके घर नहीं आ रहा हूँ। डिड यू हियर दैट, मैं नहीं आ रहा हूँ आपके साथ, गाड़ी रोकिए आप। अभी वैन कहता है शिशु मेरी बात सुनो। अभी शिशु कहता है गाड़ी रोकिए आप। अभी वैन कहता है शिशु पहले तुम रोना तो बंद करो, प्लीज़ रोना बंद करो, काम डाउन। अभी शिशु कहता है अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं गाड़ी से कूद जाऊँगा वैन। अभी वैन हैरानी से शिशु को देखता है और फिर वो एक ही झटके में गाड़ी को रोक देता है। अभी शिशु तुरंत से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और वैन कैसे उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वैन कहता है शिशु रुको। अभी शिशु कहीं भी चले जा रहा था, लाइक वो रास्ता उसके घर का था कि नहीं था उसे नहीं पता था, लेकिन वो बस चले जा रहा था। अभी वैन उससे पीछे से आवाज़ दिए जा रहा था और वो नहीं रुक रहा था। अभी ना वो चलते चलते वो जो क्रॉसिंग लाइन की एरिया होती है ना वहाँ तक पहुँच जाता है, और वो 4 तरह की लाइन्स वाला था, लाइक जहाँ पे 4 रोड नहीं होती, 4 रोड आपस में से गाड़ियाँ चल रही होती है, वैसे वाला थी चौराहा टाइप का, वैसा वाला क्रॉसिंग था वो। और अभी जस्ट ग्रीन लाइट ना हुई थी, तो जितनी भी गाड़ियाँ साइकिल मोटरसाइकिल कतार में थी वो सब एक साथ निकलने लग गई थी, और शिशु तेज़ स्पीड में चलते चलते उधर ही आ गया होता है उस क्रॉसिंग के बीच बीच। और उसे भी इतना सूझ नहीं थी कि उसे कहाँ जाना है क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसे, बस अभी वैन से दूर जाना था, वैन से दूर निकलना था ताकि वैन उसे इन सब चीज़ों के लिए कन्विंस ना करे और वो भी वैन को इतना हर्ट ना करे। लेकिन अभी जब वो क्रॉसिंग के बीच में आ गया होता है ना, तो जो शोर होता है, शोर से उसका ध्यान टूटता है और वो अपने चारों तरफ देखता है, तो वहाँ पर पूरे में गाड़ियाँ आ रही होती है। और ऐसे टाइम पे जब एड्रेनलिन रश होता है, लाइक अब किसी प्रॉब्लम में होते हो, तो ऐसे टाइम पे फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग आपका वहीं स्टक हो जाता है, आप स्टक हो जाते हो। तो वैसे ही सीन अभी उसके साथ हुआ होता है, सारी गाड़ियाँ उसकी तरफ आ ही रही होती है, तभी जो वैन होता है वो भाग कर आता है शिशु की तरफ और शिशु को खींचता है, और वापस से ही जहाँ पे क्रॉसिंग ख़त्म होता है, लाइक क्रॉसिंग की जो रोड थी वो ख़त्म होती है, जहाँ से नॉर्मल रोड जो जाती है वो होती है, वहाँ पर से एकदम से लेकर आता है और कहता है पागल हो गए हो क्या, मरना चाहते हो। अभी जो वैन होता है शिशु उस तरफ नहीं देख रहा होता है, वो अभी भी उसी तरफ देख रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा अभी शॉक में था, लाइक उसने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था अपनी आँखों के सामने, लाइक इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी भीड़, ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था उसने। और ये मंज़र भी काफ़ी भयानक था, लाइक वो सब बहुत स्पीड में आ रही थी, अगर वैन सही समय पे नहीं आता तो पॉसिबली शिशु का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी और टेरर से उस तरफ देखे ही जा रहा होता है। अभी वैन शिशु को ऐसे देखता है तो वो शिशु का शोल्डर पकड़ता है दोनों साइड का, और उसके शोल्डर को शेक करते हुए थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है शिशु। अभी शिशु उसकी आवाज़ से और वैन के शिशु के शोल्डर को ऐसे शेक करने से अपनी सेंसेस में आता है, और फिर वो शिशु की तरफ देखता है। अभी वैन वापस से अपनी आवाज़ को काम करता है और कहता है ऐसे रखोगे तुम अपना ख्याल, हाँ, इस तरह से लापरवाही करने के लिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ।
अभी जो ऋषि था वो वैन की बात को सुन रहा होता है। फिर वो वैन के दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे देखता है और उसके हाथों को अपने हाथों से हटा देता है झटक के एकदम से, और पीछे हटता है और कहता है, आप अभी तक मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज़ जाइए, मैं चला जाऊँगा घर। वैन कहता है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ऋषु, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, शांति से मेरे साथ घर चलो, या फिर अभी वो इतना ही बोलता है तभी ऋषु कहता है, या फिर वैन कहता है, या फिर तुम्हें उठाकर मैं गाड़ी में फेंक कर तुम्हें अपने साथ घर लेकर चलूँगा। ऋषु, अब यहाँ से तुम घर तो नहीं जा पाओगे अपने। अभी ऋषु कहता है, आप मुझे किडनैप करने की बात कर रहे हैं वैन। अभी वैन कहता है, तुम भी बेहतर जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सो प्लीज़ कोऑपरेट और घर चलो मेरे साथ। अभी ऋषु अपने कुछ कदम पीछे करता है और कहता है, मैं नहीं आ रहा हूँ आपके साथ वैन, मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी वैन कहता है, तुम अकेले रहना चाहते हो ना, बिना किसी पर निर्भर हुए। सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम किसी पर निर्भर ना रहो, अपनी लाइफ को अपनी तरह से जियो। भाई भी यही चाहता था, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, और ये बात जानते हुए मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ। मुझे पता है कि अगर तुम अकेले रहे तो तुम बाहर ज़रूर जाओगे, और अभी जो मैंने देखा उसके बाद मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ अकेले। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर उस कमरे में बंद नहीं करूँगा। ट्रस्ट मी, आई विल मेक यू लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, ताकि तुम अपनी लाइफ को आज़ादी से जी सको। बस तब तक मेरे साथ रहो। तुम साथ नहीं रहोगे मेरे तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी, मैं कभी सुकून से नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ घर चलो मेरे साथ। अभी जो ऋषु था तो वैन की तरफ दिखे जा रहा होता है, लाइक उस तरह से नहीं, इस सोच में कि लाइक ये इंसान कैसा है। ऐसे सिचुएशन में लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने दुख के बारे में सोचते हैं, और वो इसके बारे में सोच रहा है और इसे यहाँ मनाने के लिए खड़ा हुआ है, जबकि ऋषु भी इससे कितनी गंदी तरह से बात कर रहा था। अभी ऋषु फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, फाइन, चलिए घर। अभी वैन उसके बाद स्माइल करता है और कहता है, चलो। अभी वो दोनों फिर जो वैन की कार थी वहाँ पर आते हैं, और फिर वहाँ से वो उस कार में बैठकर जो वैन का घर था वहाँ की तरफ निकल जाते हैं। अभी ना हमें कहानी में कुछ दिनों का ही लीप दिखाया जाता है। अभी इन दिनों में ऋषु की हालत में थोड़ा तो सुधार आया था, लाइक जैसा वो पहले था एकदम ही सैड सैड सा, उससे थोड़ा तो बेहतर हुआ ही था। और वैन ऋषु का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, खुशी भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, और घर में सभी लोग जो थे वो ऋषु के प्रति अच्छे ही थे। हालांकि मिसेस को सॉरी मिसेस आई एम वेरी सॉरी, मिसेस को फैन का ऋषु के लिए इतना सपोर्ट करना उतना पसंद नहीं था, पर उन्हें ऋषु से कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। सैंड्रो भी उसके प्रति बहुत ही अच्छे थे। मतलब यहाँ पे ऋषु को ऐसा कोई फील नहीं कर रहा था कि लाइक वो यहाँ का नहीं है, इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं था। और इन सब में सबसे ज़्यादा उसका ख्याल वैन के ने ही रखा था, बट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। लाइक जिस फेज से वो लोग गुजर रहे हैं वो दोनों ही शांत रहते थे। लाइक घर में सभी लोग इतना कोई बात नहीं करते थे, शांति था माहौल वहाँ का। अब पहले ऐसा तो कुछ नहीं था, इस समय भी धीरे धीरे करके ही बदलता है, सो अभी वैसा कुछ नहीं था। वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, जैसे वैन और ऋषु पहले आराम से बातें किया करते थे, वैसा कुछ भी नहीं था। वो लोग बहुत ही कम बात करते थे, लेकिन ये गनीमत थी कि ऋषु की हालत पहले से सही हो रही थी। एंड अभी भी वैन और ऋषु साथ में ही रहते थे रूम में। मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था अभी, तो उसके साथ ही रहता था रूम में। मतलब वो लोगों का रूम अभी अलग नहीं था, वो वैन के रूम में ही रहता था ऋषु। अभी हमें एक मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अपना जो फैन होता है वो रूम में आता है, ऋषु अभी बेड पे बैठा हुआ होता है और अपना फ़ोन को एक्सप्लोर कर रहा होता है। अभी फैन वहाँ पे आता है तो ऋषु उसकी तरफ देखता है, तो वैन के हाथ में कुछ बुक्स होती हैं। अभी जो ऋषु होता है वो वैन की तरफ देखता है और फिर बुक्स की तरफ। अभी वैन उन बुक्स को लाकर ऋषु के सामने बेड पे रख देता है। अभी ऋषु कहता है, ये क्या है? अभी वैन कहता है, कुछ बुक्स हैं पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए कुछ, और कुछ यूँ ही एंटरटेनमेंट के लिए।
अभी जीशु हल्के से स्माइल करता है, वैन की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू। अभी वैन बस हल्के से नोट करता है। अभी वैन फिर जो उसका कवर था उसके पास जाता है और उसमें से अपनी ड्रेस निकालते हुए कहता है आज तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कल। अभी जीशु उसकी तरफ देखते हुए कहता है कल। अभी वैन कहता है कल हम कहीं बाहर चलेंगे। अभी जो जीशु होता है वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर कहीं जाता नहीं है। तो वो एकदम से खुश होकर कहता है क्या हम बाहर जाएंगे? अभी वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ, हम कल कहीं बाहर जाएंगे। जीशु फिर कहता है खुशी भी अभी साथ चलेंगे? अभी वैन कहता है मैंने उससे अभी पूछा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो ये आइडिया है मेरे मन में, उससे पूछूंगा तो ही कुछ बता पाऊँगा। इसके बाद जो अपना वैन था वो वहाँ से चला जाता है वापस से चेंज करने के लिए। मतलब नहा तो वैसे भी चुका था, पर उसे कपड़े चेंज करने थे, तो वो चेंज करने के लिए वहाँ से चला जाता है बाथरूम में। अभी फिर वो वहाँ से आता है, अपने बाल बनाता है और वहाँ से चला जाता है। जीशु जब वैन गेट की तरफ गया होता है तो उधर ही देख रहा होता है। उसके बाद उन किताबों को देखता है और स्माइल करता है। अभी हमें वैन किसी को दिखाया जाता है जो कि वापस से उस ग्रेवयार्ड पे आता है फूल को लेकर, और कैंडल वैंडल जो भी लगता है उसे लेकर आता है। और पहले तो वो किन्वैज़न जी की जो ग्रेव थी वहाँ पर जाता है और फूल रखता है और कैंडल जाकर प्रार्थना करता है। और उसके बाद प्रार्थना करने के बाद फिर वो बाई के पास जाता है और सेम चीज़ वहाँ पर करता है। उसके बाद वो जो ग्रेव थी उसे देखते हुए कहता है भाई तुम्हें याद है ना आज क्या है, वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, जब मैंने पहली बार तुमसे मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा था अंकल के घर पे, तुम याद है ना? बोले तो नहीं हो ना तुम? अभी फिर जो फूल लेकर आया था उन फूलों की तरफ देखता है और कहता है देखो मैं आज भी तुम्हारे फेवरेट वाले फ्लावर्स लेकर आया हूँ, और मैंने तुम्हारी फेवरेट वाली ड्रेस भी पहनी है। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा हूँ ना? लाइक ऑलवेज। मुझे पता है तुम्हें हमेशा ही अच्छा लगता हूँ। अभी ना वो बाई से मतलब बाई की ग्रेव से ऐसे ही बातें करने लग जाता है। एंड फिर वो जो बाई की ग्रेव थी उसको काइंड ऑफ हग करके उसके ऊपर अपना सर रख लेता है और बस वैसे ही बैठा हुआ होता है। अब वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। एंड यहाँ पर ना उसे काफ़ी टाइम हो गया होता है, काफ़ी टाइम वो बस ऐसे ही बैठा रहता है। उसका मन नहीं कर रहा होता है अब यहाँ से बाई को छोड़ के जाने का। एंड इतने टाइम में एट दिस मोमेंट वो काइंड ऑफ सब कुछ भूल गया था। उसे बस अभी बाई के साथ रहना था, उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाइक ऐसा ही था कि वो जान कर कुछ कर रहा था, उसे अभी कुछ याद ही नहीं था। उसकी सिचुएशन ऐसी थी, उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि वो बाई को छोड़ के अभी नहीं जा सकता है। अभी यहाँ पर उसे काफ़ी टाइम हो गया होता है और वहाँ पर घर पे सब उसके लिए परेशान हो रहा होता है, जीशु भी परेशान हो रहा होता है। सब वैन को फ़ोन भी लगा रहे होते हैं, पर अनजाने में ही सही वैन ने अपना फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था और फ़ोन लेकर वो ग्रेवयार्ड नहीं आया था। उसका फ़ोन वहाँ पे बज रहा था। एंड अब सब लोग बहुत वरीड हो गए होते हैं। अभी जो खुशी होता है उसके दिमाग पे फिर कुछ क्लिक होता है और फिर वो उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है शायद मुझे पता है वो कहाँ पे है। और फिर वो वहाँ से सीधा ही चुपचाप निकल जाता है और सब लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं। और फिर यहाँ से वो सीधा ग्रेवयार्ड पे आता है जहाँ पर जीशु से मिल भी जाता है भाई के पास। एंड ये वही सीन है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अभी जो ये फ्लैशबैक है ये ख़त्म हो जाता है। हमें वैन केसिंग और वुशी को दिखाया जाता है। वुशी जिसने वैन केसिंग को बहुत कस के हक के रखा हुआ होता है और वैन केसिंग बस रोए ही जा रहा होता है। एंड ऑब्वियसली वुशी उसे शांत कराने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो बस उसे कंसोल कर रहा होता है। वो चाहता था कि वैन केसिंग रोल जितना भी उसके अंदर है वो सब कुछ निकल जाए आंसुओं के साथ। अभी जो वुशी होता है वो बस ऐसे ही उसके सर पे हाथ फेरे जा रहा होता है और वैन केसिंग बस रो रहा होता है। अभी वैन फिर वुशी से अलग होता है। वुशी फिर उसका फेस साफ करता है जो कि आंसुओं से पूरा भीगा हुआ था। अभी वुशी फिर कहता है घर चले। अभी वैन हाँ में से लाता है। अभी वो फिर जो वुशी था वो उठता है और फिर वैन की भी हेल्प करता है उठने में। और फिर वो दोनों ही जो ग्रेवयार्ड था उससे बाहर निकल रहे होते हैं। वैन एक बार पलट के बाई की तरफ देखता है
और खुशी भी उधर देखता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो लोग कार में आके बैठते हैं और फिर जो खुशी था वो जो अपनी फैमिली थी उनको बताया था कि वैन मिल गया है और वो बिल्कुल ठीक है, तो उनकी जान में जान आती है। एंड जो दीक्षित था वो भी मिस्टर मिसेस जैन के पास ही खड़ा था, तो उसे भी पता चल ही गया था। और फिर वो लोग जो थे वो सब शांत हो जाते हैं, मतलब इतने पैनिक होकर रखे हुए थे, वैन के लिए इतने परेशान होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब हमें वापस से वैन कैसे वो को दिखाया जाता है। वैन जो कि फ्रंट सीट होती है ना, उस पर बैठा हुआ होता है। अपना जो सिर था उसने जो ड्राइविंग सीट होती है, मतलब ड्राइविंग सीट के वाला जो सीट थी फ्रंट सीट, उसका जो टेक होता है ना उस पर रखा हुआ होता है। अपनी आँखें बंद करके रखे हुए होता है वो। अभी वो फिर अपनी आँखें खोलता है और उसी की तरफ बिना देखे ही कहता है सॉरी। अभी जो उसी होता है कहता है किस लिए। अभी वैन कहता है अपने इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए, सबको परेशान कर दिया मैंने। अभी खुशी कहता है डोंट बी सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। वैन कहता है ऐसा दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। खुशी कहता है गुड बॉय। अभी जो वैन होता है वो खुशी की तरफ देखता है और स्माइल करता है। अभी हमें जो अपना शिशु था उसे दिखाया जाता है जो कि वापस से ही अपने कमरे में आ गया होता है। और अभी ना यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा होता है, लाइक जहाँ पर ग्रेवयार्ड था वहाँ पर तो सिर्फ तूफ़ान जैसा लग रहा था, पर यहाँ पर बारिश का पूरा मौसम बन गया होता है, काले काले बादल आ गए होते हैं। और जो खिड़कियाँ थी ना वो आपस में टकरा रही होती हैं, तो जो शिशु जब रूम में आता है तो जो खिड़कियाँ थी वो वहाँ पे जाता है और खिड़कियों को बंद कर देता है और जो पर्दे थे उन्हें भी वो सेट कर देता है। अभी बालकनी की तरफ वो देखता है तो बालकनी में बहुत हवा आ रही थी, तो जो बालकनी थी वो उधर ही चला जाता है। और वहाँ से जो एंट्रेंस था ना घर का, लाइक जो मेन गेट था वो दिखता था साफ साफ, तो वो वहीं खड़ा हो जाता है और वैन की और खुशी की राह देखने लग जाता है। अभी वो वैसे ही खड़ा होता है वहाँ पे और हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है, पर उसे वहाँ पर अच्छा लग रहा होता है और वो वैन का वेट भी कर रहा था, तो वो वहीं खड़ा रहता है। और इससे क्या होता है ना, वो ना हल्का हल्का भीग गया होता है, लाइक जो आगे का जो उसका शर्ट था वो हल्का भीग गया होता है और उसका जो बाल थे जितने भी वो आगे आ रहे थे बालकनी के साइड पे जहाँ पर पानी की लहर आ रही थी वो भीग गया होता है, उसका फेस भी भीग रहा होता है, पर उसे दिक्कत नहीं हो रही होती, उसे अच्छा लग रहा होता है ऐसे। और वो वैसे ही खड़ा हुआ होता है और गेट की तरफ देख रहा होता है। एंड अभी वहाँ पर से एक कार आती है। अभी जो अपना शिशु था उस कार को देख रहा होता है, बट वो उस कार से अनफेमिलियर था, तो वो उसको इग्नोर कर देता है और उस कार से अपना फ्रेंड लाया होता है घर पे शिशु से और वैन केसिंग से मिलने। अभी जो फेडरल होता है वो अपने घर से निकलता है और वो शिशु की तरफ नहीं देखा होता है, लेकिन उसका ध्यान ऊपर नहीं गया होता है, तो वो सीधा ही अंदर आता है और जो मिस्टर एंड मिसेस जैन थे उनसे आकर वो मिलता है। एंड अभी वो लोग भी थोड़ा रिलैक्स थे, तो वो लोग भी उसे अच्छे से ग्रीट करते हैं। अभी फेडरल कहता है माफ़ करिएगा अंकल, माफ़ करिएगा आंटी, मैं बिना बताए ऐसे ही आ गया, बस वो मेरा मन था फैन से और शिशु से एक बार मिलने का। अभी मिस्टर जैन कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अपना ही घर समझो, जब मन करे चले आओ। अभी मिसेस जैन भी कहती हैं कि ये सही कह रहे हैं, इसे अपना ही घर समझो और बेहिचक कभी भी चले आओ। एंड जो अभी फेडरल होता है उनके स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। वैसे बेन कहाँ है। अभी जो सैंडी होते हैं वो मिसेस जैन की तरफ देखते हैं, मिसेस जैन कहती हैं वो खुशी के साथ कहीं बाहर गया है, बस अभी आता ही होगा, रास्ते में ही है वो लोग, खुशी का मुझे कॉल आया था। अभी जो फेडरल होता है वो स्माइल करता है, वो फिर कहता है अंकल आंटी अगर आप लोगों की अनुमति हो तो क्या मैं शिशु से मिल लूँ। अभी मिसेस जैन कहती हैं अरे ये कोई पूछने वाली बात है, बेझिझक जाओ मिल लो उससे। अभी फिर जो फेडरल होता है वो नोट करके जो स्टेयरकेस थी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, फिर वो पढ़ता है और कहता है शिशु का रूम कौन सा है। अभी मिसेस जैन कहते हैं वही है जहाँ पर वो लास्ट टाइम था, जहाँ पर उसे लेकर गया था मैं। अभी जो फेडरल होता है नोट करता है और कहता है थैंक्स अंकल, और ये कहकर वो सीढ़ियाँ पे चढ़ने लग जाता है। अभी मिसेस जैन जो थी वो जो सोफ़ा था उससे उठती है। अभी मिस्टर जैन कहते हैं कहाँ जा रही हैं आप, तो वो कहते हैं कॉफ़ी बनाने। अभी जो मिसेस जैन होते हैं वो कहते हैं कोई और भी बना सकता है, तो मिसेस जैन कहती है पर मैं खुद बनाना चाहती हूँ, आप पियेंगे। अभी जो मिसेस जैन थे वो नोट करते हैं और फिर मिसेस जैन वहाँ से चली जाती है। अभी
उन लोगों के दिमाग में ना ये बात आई नहीं होती है कि वो फेडरल को वार्न कर दें कि वो किसी को छुए ना। उन दोनों के दिमाग में मतलब कॉन्स्टेंटली वो नहीं आई होती है बात, ये चीज़। ना ही उनको आदत थी किसी को वार्न करने की, क्योंकि फ्यूनरल के टाइम पे जितने भी लोग आए थे वो तो सब जानते ही थे, तो कोई उसके पास तो वैसे भी नहीं जाता था। लाइक कोई उसके पास जाना ऐसा नहीं था, मतलब उसको छूता कोई नहीं था, तो उनको आदत भी नहीं थी। तो अभी जब फेडरल वहाँ पे गया था तो वो ध्यान नहीं था उनको कि उसे वार्न कर दे। अभी जब फेडरल होता है वो जो वैन का रूम होता है वहाँ पर आ जाता है, और अभी जो जिशु होता है वो अब अंदर आ गया होता है, क्योंकि अब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और अगर वो भीग जाता पूरी तरह से तो वैन केसिंग शायद उस पर गुस्सा करता, और वो वैन को परेशान नहीं करना चाहता था, तो वो वहाँ से आ गया था। पर उसकी शर्ट और जो उसके बाल, उसका फेस, मतलब उसके आगे की जो बॉडी थी, उसका अपर बॉडी तो भीग ही गई थी, और बाल भी उसके पूरे छिटक गए थे। अभी वो अंदर आकर जो टॉवल था वो उससे अपना हाथ पैर साफ़ ही करा था, तभी फेडरल वहाँ पे आया था, और फेडरल ने अभी इसी को नहीं देखा था। अभी जिशु अपना फेस साफ करता है, फिर वहाँ पर एक बुक देखता है जो कि उसने आज पढ़ी थी। वो उसको ना ऊपर रखने के लिए उस बुक को उठाता है, और जो बुक शेल्फ थी वहाँ पर रखने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। अब नीचे का जो पूरा सिरा था ना वो पूरा भरा हुआ था, तो सोचा था कि ऊपर जो खाली है वहीं पे रख दिया जाए। और अभी ना उसकी हाइट इतनी हो नहीं पा रही थी कि वो ऊपर जाके रख पाए उस बुक को, तो वो अपने पैरों को, जो आगे का हिस्सा होता है ना एड़ियाँ, उसको थोड़ा ऊपर करता है और बुक को रखने की कोशिश करने लग जाता है। अभी जो पैडल होता है वो ये सब देख रहा होता है, वो स्माइल करता है। अभी जीशु उसे रखने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी पैडल वहाँ पर आता है, और जीशु जो हाथ रख रहा होता है वो उसके हाथ से वो बुक पकड़ता है वैसे ही, और जो मतलब बुक शेल्फ वहाँ पे रख देता है। अभी जीशु ये चीज़ देखता है, और वो ऑब्वियसली अलर्ट मोड में आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वैन केसिंग कभी उसको इतना करीब नहीं आता है। वो एकदम से अलर्ट मोड में आ जाता है। वो तुरंत ही पलट के फेडरल की तरफ देखता है, जो कि अभी उसके बहुत करीब होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके हाथ से उसने अभी बुक रखी हुई होती है। तो अभी फेडरल उसके ना बहुत करीब खड़ा था। अभी जीशु तो उसे देखता ही रहता है हैरानी से, एंड जो अपना फेडरल होता है वो भी जीशु को देखे ही जा रहा होता है, पर अलग तरह से। लाइक जीशु को वो अभी ना मोहित होकर देख रहा था। लाइक जीशु इस समय बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लाइक जब वो वहाँ फ्यूनरल पे मिला था तब वो मतलब रो रहा था, दुखी था, और अच्छा वो तब भी लग रहा था, पर तब फेडरल वो फील नहीं कर रहा था जो अभी वो फील कर रहा था। लाइक जीशु अभी उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। लाइक उसके बाल भीगे हुए थे, और मतलब भीगे होकर हल्की जो सूखे होते हैं ना, भीगा सूखा जो मिक्सचर होता है वैसे उसके बाल थे, उसके फेस पर थे। और जैसे वो अभी उसके पास खड़ा था उसकी ब्रीथिंग अभी थोड़ा तेज़ हो गई थी, मतलब जैसे घबराहट में इंसान की हो जाती है, उसकी ब्रीथिंग अभी थोड़ी तेज़ थी। और जैसे भी वो घबराई हुई नज़रों से फेडरल को देख रहा था, ये सब चीज़ें फेडरल को बहुत अच्छी लग रही थी। और वो ये नहीं सोच रहा था कि वो उससे अभी घबराया हुआ है, वो बस अभी जीशु को देखे ही जा रहा था। जीशु की आंखों में जो कशिश थी ना, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अभी वो उसे देखे ही जा रहा होता है। अभी जीशु फिर उसके ख्यालों पे लगाम लगाते हुए कहता है, कौन है आप? अभी उसकी बात पर जो अपना फ्रेंड होता है वो अपने सेंस में आता है और कहता है, हाँ। अभी जीशु कहता है, कौन है आप? अभी फ्रेंड कहता है, आ हम आई एम फेडरल। अभी जो जीशु होता है वो कहता है, फेडरल कौन? अभी जो फेडरल होता है वो समझ जाता है कि शायद उसका गलत इंप्रेशन पड़ गया है इस पे, तो वो अपने कदम को पीछे करता है और कहता है, मैं फेडरल, बेन का क्लासमेट, उससे मिलने आया हूँ, और तुमसे भी। अभी जो जीशु होता है वो कहता है, बेन यहाँ नहीं है, और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अभी फेडरल कहता है, बस यूँ ही, ऐसे ही। अभी जो जीशु होता है वो कहता है, मैं आपको नहीं जानता। अभी फेडरल कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें नहीं जानता। तो जीशु कहता है, तो फिर मिलने क्यों आए हैं? अभी फेडरल कहता है, क्योंकि शायद जानना चाहता हूँ। एनीवेज, अभी फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, नाइस टू मीट यू। अभी जो जीशु होता है वो फेडरल को देखे जा रहा होता है, फिर उसके हाथ की तरफ देखे जा रहा होता है। अभी जो फेडरल होता है वो जीशु को देखता है और फिर अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वो समझता है कि मतलब जैसा डॉक्टर ने कहा था कि वो बाहरी दुनिया को उतना जानता नहीं है,
तो फैडल को देख के शायद वो अनकम्फर्टेबल होगा, तो वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है और कहता है सॉरी, शायद मैंने आपको डरा दिया। अभी जो ऋषि होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है और बस फैडल को घूरे जा रहा होता है। अभी तभी उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है, व्हाट्स हैपनिंग हियर। अभी वो जो फैडल और ऋषि होते हैं वो दोनों ही उस आवाज़ की तरफ देखते हैं, तो वो आवाज़ अपने पेन केसिंग की थी, जिसके बगल में अपना बुर्शी भी खड़ा हुआ होता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में अच्छे वैसे तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल, बाय।